हमारे आज के गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। सर ने इंडियन आर्मी में 40 साल सर्व किया, वेयर ही कमांडेड एन इन्फेंट्री ब्रिगेड in counter-insurgency operations, the Baramulla division along the line of control in the Kashmir Valley, and a pivot corps along the western borders. सर ने इंडिया के strategic military futures, technological innovation, operational poise और civil military fusion में काफी बड़ा योगदान भी दिया है। उनकी exceptional services के लिए 2021 में उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और जुलाई 2022 से UPSC कमीशन में भी अपॉइंट किया गया। इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इस्लामिक टेरर अटैक इन पहलगाम ऑन हिंदूज, पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर इकोसिस्टम, कैसा स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होना चाहिए इंडिया का, और फाइनली कश्मीर में इंडियन आर्मी की काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। The world is shifting from a unipolar to a multipolar global order. Trump is back and power is realigning. AI is rising, reshaping jobs and rewriting futures. The planet is warming up while the birth rates fall. To see these in isolation is to miss the bigger picture. A world which is unsteady, unpredictable and transforming before our eyes. Let's make sense of the happening from India's lens, one conversation at a time. Welcome to the Nagrik Podcast with Hari. Lieutenant General Raj Shukla, thanks a lot for being on the Nagrik Podcast. It's great to have you on the show. बहुत धन्यवाद आपका हरी, और आपने बुलाया अपने नागरिक मंच पर। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, एंड हमारी बातचीत अच्छी हो। That's what I hope. We have a good, intelligent conversation. Sir, I think आज का जो डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट है, we'd want to discuss a bunch of things. एक I think पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही ब्रूटल टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में. Setting some context कि इस इवेंट में हुआ क्या. So far we have seen, specifically I think 2024 जनरल इलेक्शंस के बाद से we have seen टेररिस्ट अटैक्स का एक राइजिंग ट्रेंड दिख रहा था जम्मू कश्मीर रीजन में, बट वो अभी तक टेररिस्ट और आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती थी. आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्वाइट अ फ्यू ईयर्स ये चीज़ एक रेड लाइन इन अ वे क्रॉस हुआ है और सिविलियंस इन्वॉल्व हुए हैं एक टेररिस्ट अटैक में आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स. व्हाट्स योर टेक? आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था इस इवेंट के बाद, एंड एज एन एक्स मिलिट्री प्रोफेशनल how would you break down this particular event? तो देखिए, ये जो चर्चा है ना, ये एक व्यापक चर्चा होगी राष्ट्रीय सुरक्षा पर. It will be a broad conversation on national security, but a good way to begin is पहलगाम. Right. देखिए, पहलगाम, not that I am boasting, not that I am said that I predicted it, but I wasn't surprised at all. मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ, और मैं बताऊँ क्यों अचंभा नहीं हुआ. आप देखें, आपको तो शायद याद नहीं होगा, ये एक बड़ा पुराना सिलसिला है. सिलसिला क्या है? ये आतंकवाद का एक ढांचा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स अ टेरर इकोसिस्टम. अब इसकी बागडोर जो है वो है आईएसआई के हाथ में, पाकिस्तान आर्मी के हाथ में, और इसके मुखिया हैं जनरल आसिम मुनीर. इससे स्पष्ट आपसे बात कह नहीं सकता हूँ. और ये क्यों है? उन्होंने ये देख लिया है, उनकी जो सामरिक सोच है, जिसे कहते हैं टेरर इज अ टूल इन देयर स्टेट क्राफ्ट. तो सामरिक सोच में एक ये उनके पास, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, टेरर. राइट. नो अदर स्टेट हैज इट. सो वी कैन हैव ऑल ऑप्शंस. यू कैन हैव काइनेटिक ऑप्शंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इकोनॉमिक, FTF, sanctions. बट आप मेरे को दुनिया का एक राष्ट्र बताइए जिसका टेरर इज अ टूल इन देयर स्टेट. इट इज़ एन इकोसिस्टम. अब आप देखिए, इट शुड सरप्राइज अस वन बिट. आप कहाँ जाएं? हाउ फार बैक डू यू वांट टू गो? लेट्स गो टू द पार्लियामेंट अटैक. राइट. पार्लियामेंट अटैक जब हमने मोबिलाइज किया था पराक्रम में, व्हेन द आर्मी वाज मोबिलाइज्ड, इन्होंने कालू चक में जो सैनिक हैं उनके परिवारों पर एक बड़ा हमला हुआ था. कालू चक. फिर आपने देख लिया नगरोटा. मैंने बारामूला वाली डिवीज़न कमांड की है. मोहरा गन एरिया पे हुआ, उड़ी पे हुआ. फिर आपने देखा पठानकोट. तो ये हर 2-3 साल बाद, क्योंकि ये उनके स्टेट क्राफ्ट का एक ढांचे में एक उनका एक क्या कहते हैं, एक प्रमुख हथियार है. इट्स अ प्रोमिनेंट वेपन.
एंड आई एम सेइंग लार्जर पाकिस्तान, वहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, विवेक वाले लोग हैं, दानिशमंद हैं. ये जो लिमिटेड है ना, व्हाट आई कॉल these few, or it's a segment of strategically obtuse mad dogs Okay. who will get them into trouble, and I'll tell you how. तो पहली बात तो ये है, तो मुझको तो बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ कि ये हुआ. So that is one, and we have to understand this, you know, tool in the statecraft. अभी देखिए इन्होंने कैसे, they know democracies कैसे चलती हैं. Right. तो आपने साहब हमला किया और यहाँ डिबेट क्या चल रही है, इंटेलिजेंस फेलियर. मतलब हम में गिल्ट हो जाए, अरे जुल्म वो कर रहा है, शर्माए हम जा रहे हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस व्हेन आई कम टू द सॉल्यूशंस. Right. तो ये जरूर समझना है कि इट इज़ अ इकोसिस्टम, इट हैज़ पेड देम वेल. अच्छा, वो कैसे डराएंगे? पहले कुछ करेंगे, फिर बोलेंगे न्यूक्लियर. Right. तो सारे द वेल इन्फॉर्म्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल से, can two nuclear nations go to war? Right. So what was the strategic rationale of nuclear weapons? To go on the terror rampage, is it? No, I think deterrence. It is when you are existentially threatened. अब वो क्या कहते हैं, हम आप पे हमला करेंगे और फिर आपकी जो बातचीत है, आपकी चर्चाएं हैं, उसमें हम ये न्यूक्लियर मिर्ची घोल देंगे. So you will be debating. Look at how their mind works, and this is exactly what we must steer clear of. And the West will come in. Right. And then आपके यहाँ बात करेंगे, भाई responsible states. You see, they are not people of strategic wisdom, but low level cunning में माहिर हैं. तो ये उनका दिमाग इस तरीके के चलता है. Right. एक ये डिबेट आ गई. अब आप देखिए, जब हमने कहा हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर. Right. So when you kill innocents like this in Kaluchak, Parliament House, Nagrota, Pathankot, families, वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है. Right. Look at how they change the metrics of the debate. Right. तो इसके भाई, so we have to look at it like this. अभी आप देखिए, let's go to the incident per se. जैसे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. 2019 आफ्टर पुलवामा, Right. एक इंटरसेप्ट पकड़ा गया बिटवीन उमर फारूक, जो मास्टरमाइंड था पुलवामा का, और रौफ असगर, जो उस समय JEM का ऑपरेशनल हेड था. Okay. असगर और उसके बीच में. तो उमर फारूक कहता है कि साहब एक और हमला कर दूं. तो रौफ असगर सेज कि देखो, हमला उतना ही होना चाहिए, उतना ही नुकसान होना चाहिए जो वो सह पाए. सो कीप इट बिलो द थ्रेशोल्ड. बट ये जो हमला है ना, ये सहनशीलता के बाहर है. इट हैज़ क्रॉस दैट लाइन. अभी हम आपको देखिए क्यों. आप देखिए, पहली बात तो होता क्या है, 16 अप्रैल को आसिफ मुनीर साहब एक तकरीर देते हैं. दैट वाज डॉग विसल्स. क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि भाई आपने बढ़ावा दिया बिल्कुल. कि कुछ करिए. इट वाज अ डॉग विसल in which the army chief is complicit. Should the army chief be doing this kind of stuff? उसके बाद 22 अप्रैल को देखिए, why is it different? ये दर्दनाक है, निंदनीय है, वो तो है ही. बट ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी सामरिक प्रणाली है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है. इट इज़ अ सेमिनल चैलेंज बिफोर आवर स्टेट क्राफ्ट. इट्स अ चैलेंज और मौका भी है शक्ति प्रदर्शन का. इट डिपेंड्स हाउ वी रिस्पॉन्ड. राइट. अब क्यों ये जो जो दिन हत्याएं हुई, ये ना बहुत मतलब बर्बरता के नज़रिए से, बेरहमी के नज़रिए से, they were their worst. Why? Religious targeting. Right. Communal terror. आपने बच्चों के सामने उनके पिताओं को, उनके फादर्स को आपने मौत के घाट उतार दिया. लोग वहाँ हनीमून्स के लिए आए थे, वो अंतिम संस्कार में तब्दील हो गए. हनीमून्स बिकेम फ्यूनरल्स. आई हैव कमांडेड अ डिवीजन इन बारामूला. गुलमर्ग से 800-900 मीटर दूर एनकाउंटर्स होते थे टेररिस्ट के साथ. गुलमर्ग की चहल पहल कभी कम नहीं होती थी. एक अंडरस्टैंडिंग थी इकोसिस्टम में कि साहब टूरिस्ट पर्यटन पर कोई हमला नहीं होता. यू हैव हिट देयर लाइवलीहुड्स. आप देखिए दिस टाइम जो लोकल अपसर्ज है अगेंस्ट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. राइट. डेफिनेटली. दे हैव चैलेंज्ड द सेक्युलर फैब्रिक. देखिए वो जो हादसा हुआ उसमें कुछ बड़े अच्छे कश्मीरी मुस्लिम्स भी थे, वो शॉल वाला, पोनी वाला, सेक्युलर फैब्रिक.
वो जानते थे कि नॉर्मलसी इज रिटर्निंग टू कश्मीर. लोग कह रहे हैं कि भाई क्या नॉर्मलसी, नहीं, बिल्कुल नॉर्मलसी रिटर्न हो रही थी. टूरिस्ट फुटफॉल्स पिछले साल 2024 में 3 करोड़ प्लस. आई नेवर हर्ड ऑफ दीस फुटफॉल्स. दे यूज्ड टू बी इन a few lakhs, right? I think 2019 से 24 तक. So they have been gains. बहुत अच्छी. It's very important to understand. It is a major reverse, but we have to understand the whole background. अब क्योंकि ये इतना बेरहम, ये इतनी बेरहमी से इन्होंने लोगों को मारा, इतनी बर्बरता दिखाई. By the lowly standards of terror, it is a new low. Right. और शामिल कौन है इसमें? ISI, Pak Army, Architect in Chief, Right. Hasan Munir. This terror ecosystem. ठीक है. एक तो ये है. Right. अब आप बताइए, इन्होंने जो है ये रौफ असगर की भी जो एडवाइस थी ना, जो राय थी, वो भी नहीं मानी. They have left us with no option. Right. But to respond. The Indian state cannot afford to not respond. लोग कहते हैं साहब responsibility. मैं कह रहा हूँ it is irresponsible not to respond. True. It is also, they have thrown down the gauntlet. चुनौती दी है आपको. It is on your democratic fabric. It is on the facade and substance of your power. भाई भारत जो है अभी 5th largest economy, 3rd largest economy. Asia Power Index कहता है the 3rd most powerful country in the world. The region is watching you. Right. It will impact geopolitics. The world is watching you. Right. So I'm saying in a very responsible manner, we have to act. Now we've done well. जो आपने Indus Water Treaty वगैरह देखिए, अभी आप कुछ कह लो, they are in a panic. हमने दिखाया है साहब, देखिए, we were very good to you. बट पानी जो भी है वो भी लेवरेज हो सकता है. इट कैन बी अ लेवरेज. मतलब जब इंडस वाटर ट्रीटी का अग्रीमेंट साइन हुआ, उससे लेके अभी तक काफ़ी मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं, वॉर्स भी हुई हैं. कभी नहीं किया, बिकॉज सी वी हैव गॉट गुड थिंग्स टू सी. हम 3rd largest, 5th largest. आप देख लो इकोनॉमीज को ले लो. $4 trillion, $0.34 trillion. योर Forex starved हैं साहब आप. What is it? $8 billion. We are $680 billion. Right. 700. Right. We have enough power. We have influence and weight. The time has come to convert it into power. Right. उनको दिखा, मतलब अकल आई है. We don't want to do it, but they have forced us They to forced do us it. to do Forced us to do it. And therefore now what needs to be done? Right. In my view, what needs to be done is re-establish deterrence. जिसे कहते हैं ना, निवारण का पुनर्निर्माण. What is this? इनके माइंड स्पेस में ये है ना कि 2-3 साल में एक अटैक कर दो. Right. नेक्स्ट टाइम दे थिंक अबाउट इट, तो उनको रौफ असगर की याद आनी चाहिए कि असगर ने बोला था कि भाई मत करना. क्योंकि और एक बार once the punishment is inflicted on this ecosystem, ये सब बंद हो जाएगा. They don't die. This ecosystem, nothing happens. बेचारे लोग मरते हैं खैबर पख्तूनवा में, Right. बलूचिस्तान में. वहाँ these chaps don't die. So it's very easy to be a nice, mullah giving that rant. तो इनकी जो ये this has to be taken out. Re-establishment. Next time इनको जब इनके जहन में एक ख्याल आता है कि ये करें, they should say भाई चलो यार 1 साल बाद देखेंगे. It should be banished from their thought. माइंड स्पेस से हटा देना है कि टेरर कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ statecraft. You have other options. Right. I'm saying even going to war is a legitimate option. War is in the sense. Right. टेरर, नीची हरकत, और इस तरह से आप करेंगे लोगों को. So that is why India has to respond. It is a challenge to our power, to our statecraft. I think they have left us with no option. But तो देखिए, I'm not war mongering, because generally आप generals बोलेंगे सर वॉर मॉन्गर कर रहा है. मैं कि यू हैव अ बेबी ऑफ ऑप्शन. फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है, पानी है, और बड़ी तरीके की चीज़ें हैं. व्हाई नॉट सैंक्शन ISI लीडर्स नाउ, इंडिविजुअल सैंक्शंस. व्हाई नॉट सैंक्शन हैंडलर्स. Right. बट उसके साथ दिस टाइम व्हाट आई एम सेइंग कि वॉट एवर योर रिस्पॉन्सेस, calibrated military kinetics have to be at the forefront. जो रिस्पॉन्स हैं उसका केंद्र बिंदु has to be calibrated military kinetics. People say Vidya is not knowledge, it is clarity. तो मेरी जो in my humility, all my humility,
जो स्पष्टता है in what my clarity tells me or clarity offers is this, that सब करिए but military kinetics has to be the central piece. और देखिए जब आप ये करेंगे तो मानना होगा kinetics, अब आप बोलेंगे क्या है, there are a range of options. Naval domain, air domain, land domain, now space, cyber, a range of options. right. There are number of tools from air power, strategic to or special forces to IBGs to blockades. There are a range of options, and there are options along the escalatory ladder. Right. क्या आप करना चाहते हैं? You know, you can escalate gradually. You can do it over a period of time. You can do coercion, what you did in Parakram. You can do strikes and coercion. You can do multiple strikes. But ये भी है कि भाई none of these things will be कि सिर्फ आप करेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे. Of course, but he will retaliate. Right. अब हमको सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना प्रतिरोधक क्षमता, resilience, वो बढ़ानी पड़ेगी. It's not going to be painless. Right. But can we afford this pain of terror if we don't hit back? और मैंने आपको एक लंबी श्रृंखला गिनाई, कब से चल रहा है ये? Right. You have to hit back. If you don't, there will be consequences. So this is how I look at this, and it's not going to be painless. और दूसरे मैं आपको बताऊं, this is a good time to see one more thing. ये जो क्या कहते हैं इसको, अमृत काल Right. का जो काल है, ये जो दिस जर्नी, ये जो अमृत काल का जो दौर है टू बिकम विकसित भारत, दिस इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. ऐसी अनेक चुनौतियां आएंगी. अभी चीन है, बिल्कुल. देयर इज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी अलोंग द ईस्टर्न होराइजन. अब आज के न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं साहब टर्की ने असले दे दिए. शुड इट सरप्राइज यू? Erdogan was here 2 months back. He signed drone deals. It doesn't surprise me one bit. Right, मैं तो, right. you go back, check my postcard. I've been saying on the West, Pakistan, China, Turkey. Right. Today we are Relaxing. getting surprised, Turkey. Look at Bangladesh. It's a new national security reality. वो लाल मुनर हाट एयर बेस चिकन स्नैक के पास मोहम्मद यूनुस साहब को लैंड लॉकेटनेस नजर आने लगा. आप उनकी इन्वेंट्री देखिए बांग्लादेश की. सो देखिए, द लार्जर पॉइंट इज व्हाट, जो हमारी ये अमृत काल की यात्रा है, जो विकसित भारत का सपना है, इट इज नॉट मियरली इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. True. उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की अनेक चुनौतियां आएंगी इस प्रकार की. वी मस्ट नॉट बी नाइव. Right. एंड देयरफॉर इट इज अ टेस्ट ऑफ आवर पावरहुड. ये हमारे जो शक्ति है उसके लिए भी एक चुनौती है. बट जैसे मैं कहता हूँ, ये इट इज अ सेटबैक, बट शक्ति प्रदर्शन का एक अवसर है. व्हाट काइंड ऑफ शक्ति प्रदर्शन? नॉट jackbooting around the world, but responding in a calibrated military manner. Right. अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपकी ये जो यात्रा है विकसित भारत अमृत काल वाली, you have, I say we have to secure India's rise. It is not a given. Right. And it is not merely a function of economics. And therefore I go back to my favorite 2 quotes. एक तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं तो आप सुन के परेशान हो गए. One is, but look at the eternal wisdom, कौटिल्य, चाणक्य. शास्त्र को भूलोगे तो संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे. Why did he say it? कि भाई, where you put your instrument of force in your strategic calculus, अब समय आ गया है कि that instrument of force has to be put in the center and it has to be nourished. देखिए, we have a muscular foreign policy, which is a good thing, but Do we? I mean, we have started being muscular about it. So, if you have definitely, if you be fair to this government, 2014 के बाद, what was True. Palakot? It was new normals in our strategic outlook. Right. What was Kailash along the LAC? Right. These are new things, but they are not easy. They will be, so you will have for a muscular foreign policy, your instrument of force, Shastra, have to be nourished in high states of readiness. Right. Lethality, readiness. ये हमको समझना पड़ेगा. दूसरा, जैसे एक वो हम कहते हैं ना, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. बड़ा अच्छा ख्याल है. बट वी मस्ट, जो स्वामी विवेकानंद ने हमको हमारा ध्यान जो है यथार्थ की ओर खींचा था, रियलिस्टिकली, स्वामी विवेकानंद, व्हेन ही सेज
The world is but a gymnasium where nations come to make themselves strong. It's a gymnasium. As we are getting into the big power competition or the bigger power competition, Right. these things will happen. हम उस gymnasium में अखाड़ा है, वहाँ nations come Show to of strength. power matters. So Vasudev Kutumbakam must be supplemented by power. This is a Right. test of your power. And this is how nations become great. Right. It's not a जो रास्ता है आसान नहीं है. It's going to be जैसे कहते हैं ना शून्य से बहुमूल्य तक जो रास्ता है वो अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा. दिस एक चुनौती है. It's a several challenge before our statecraft, and we will have to respond. This is the significance of Pahalgam, but it must wake us up to the larger reality. कि भाई जब आप इस जिम्नेजियम में घुस रहे हैं अभी अखाड़े में बिगर पावर कंपटीशन, you will have to step up your game in national security. Long-term thinking, sophistication, technologies, all that stuff. Right. तो जिसे मैं कहता हूँ it's a temporary setback but a great opportunity. काफ़ी अच्छा एक समराइजेशन रहा है ये कि इस इवेंट को सिर्फ एक हम ब्लॉच की तरह नहीं देख सकते. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इंडिया को जिस टाइप का अगर आई थिंक पिछले 2 या 3 साल में प्राइम मिनिस्टर ने अक्रॉस वेरियस फोरम्स आई थिंक इंडिया की एक सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन जितना इम्प्रूव हुआ है, आई थिंक एट द सेम टाइम हार्ड पावर की डेमोन्स्ट्रेशन का भी. 2014 में उन्होंने कहा था विदेश नीति के संबंध में कि ना हम आँख उठा के ना आँख झुका के आँख मिला के बात करेंगे. अब जिसे कहते हैं ना कथन में और एक्चुअल्स में चुनौतियाँ होंगी. बिल्कुल. ये करना पड़ेगा हमको. वी मस्ट बैक द प्राइम मिनिस्टर इन दिस, इन माय व्यू. अभी देखिए अब क्या कहानी शुरू हो जाएंगी. आपको बता रहा हूँ इन स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट. स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बाबा, मैच्योरिटी. हम इतने रिस्ट्रेंट हैं. वी आर इन फैक्ट वी हैव बीन सो रिस्ट्रेंट दैट वी व्हेन वी एक्ट नाउ वी विल एक्ट फ्रॉम अ मॉरल हाई. राइट. बट नॉट एक्टिंग विल बी इररिस्पांसिबल. बट सर आई थिंक इस आर्ग्यूमेंट को डेफिनेटली एक बार फ्लैश आउट करते हैं वेयर यू से दैट नॉट एक्टिंग इज इररिस्पांसिबल एट दिस टाइम. यू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव बीन हिट. राइट. अभी से लोग कह रहे हैं साहब जब बालाकोट किया क्या हुआ. राइट. बताओ क्या हुआ. बालाकोट के बाद suddenly for the first time in Pakistan's history an army chief started talking of geo-economics. उनके अंदर जो चर्चाएं हुई, चिंतन मंथन हुआ, उसके बाद they said terror was a wrong way to go. अभी now that they are faced with fresh problems, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर में क्या हो रहा है, वो टूट रहे हैं. वो लोग कहते हैं पीओके, मैं कहता हूँ छोड़ दो यार, वो तो ऐसे ही टूट रहे हैं, पीओके आ जाएगा. बट दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन. दिस इज अ वे ऑफ. देखिए जब ये परेशानी में पड़ते हैं, दे रीच आउट टू देयर द क्विवर ऑफ एरोज. अब कोई और देश होता है, इट हैज मेनी ऑप्शन. इनके पास एक वही सड़ा गला रस्टेड एरो है, टेरर. वो निकालते हैं इसको. That is the only thing they can do. And we have to tell them कि friend देखो, your nuclear bogey doesn't scare us. हम जानते हैं. Is there a red line? Yes. But I know that red line. I will not fall for your red line which you project. I know what that red line is. I'm responsible. मैं समझता हूँ न्यूक्लियर डोमेन को और मैं जानता हूँ लोग कब इस्तेमाल करेंगे. ये ना कि आपने बोल दिया और इस्तेमाल करते हो. एक न्यूक्लियर लॉजिक भी होती है. और दूसरा, just because you're a nuclear weapon now you'll go on a terror rampage. Right. ये कौन सा है. जब ये बात करते हैं treaty. Somebody said treaties are like roses, they last while they last. अब तोड़ा किसने? आपने. राइट. अच्छा, ट्रीटी का जो एक केंद्र उसका सिद्धांत था was good faith कि भाई पानी देंगे, हम शांति से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे. ये थोड़ा कि आप हर 2 साल में हमारे 20 मासूमों को मारते रहे और हम आपको पानी देते नहीं. लॉजिक क्या है? पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट. लुक एट मसला. Right. If I and you are neighbors and we share water, will I keep sharing water if you kill 2 of people of my household every 2 years? और बहुत सारा पानी देते रहो. पानी, human rights. I mean, there has to be some logic. And who's preaching to us? So, ये सब जो स्टेट क्राफ्ट है हमारी, इन सब चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा. आई थिंक आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि पाकिस्तान की लेट्स से अगर हम डिफरेंट
पार्ट्स को एनालाइज करें, आई थिंक ओवर द लास्ट 1-2 years, चाहे उनके वेस्टर्न साइड से तालिबान वाला एक एंगल हो, तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि इस इवेंट को इस समय पर होने के लिए was there a reason why this happened this time? मैं बता रहा हूँ, आई एम वेरी कन्विंस्ड। Right. आसिम मुनीर जो हैं वो पहली बात तो अपनी फ़ौज में ही मुश्किल में है, जो फैज़ हमीद के साथ उनका पुराना झगड़ा है, he has problems from within his own force. You look at it, तालिबान जब आई सत्ता में तो फैज़ हमीद साहब का आपको याद है वो एक चाय का प्याला, he had tea with the members of the Taliban in Kabul. He thought पाकिस्तान ने सोचा ये तो हमारे दिन वापस आ गए। अब उन्हीं के जो झगड़े हैं ड्यूरेंट लाइन का, पश्तून वली का, वो कह रहे हैं कि आप टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक दे आर टेलिंग तालिबान कि इनको भैया आप मदद करना छोड़ो। वो कहते हैं कि जब हम प्रॉब्लम में थे तो सबसे ज़्यादा मदद टीटीपी ने हमारी की, हम इनको कैसे छोड़ दें। वो पश्तून वली नहीं समझते हैं दैट क्या कहते हैं ऑनर कोड, ये वो। अफ़गानिस्तान से प्रॉब्लम, जाफ़र एक्सप्रेस में अफ़गानिस्तान का बड़ा हाथ था। Right. ऑल्सो सो पीपल से आपसे खैबर पख्तूनवा नहीं समझ रहा है। एंड देखिए, लुक एट दिस, आई थिंक आई मस्ट कोट सुशांत सरीन, उनका बुलाइए अपने पॉडकास्ट पे, अ वेरी क्लियर हेडेड मैन। ही सेज कि इंडिया यूजेस पॉलिटिक्स टू एड्रेस इट्स इंसर्जेंसीज। इंडिया इज नॉट अ परफेक्ट कंट्री, हमारी भी मुश्किलात हुई हैं, बट वी हैव यूज्ड पॉलिटिक्स। Right. I commanded the division in Baramulla. We were told insurgencies are armed politics. Matlab, you must use force, but politics in the sense be sensitive to the Right. socio-economic other considerations, not brute use of force. So Right. we use politics to solve our insurgencies. Pakistan uses its military to solve its politics. Right. Look at the irony. अब देखिए उसका होता क्या है। कोई भी मसले को सुलझाने के लिए यू नीड पॉलिटिकल कैपिटल। Right. और जो आपका सबसे जिसे कहते हैं मकबूल जो लीडर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसको आपने अंदर बंद कर रखा है। योर पॉलिटिक्स इज नॉट फ्लोइंग, Right. एंड द पाक आर्मी थिंक्स दैट इट कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो बात हो रही ना इंटरनेशनल सर्कल्स में, Right. norms, democratic norms, I'll urge the international community to just persuade the Pak military to come under political control. Right. सारी प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, ये टेरर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Because they are not under political control, and because they are taught, that you are the guardians of Pakistan's ideological frontier. We are taught that you are to defend the territorial frontier. Right. Focus on combat, lethality, not on politics. उनको बताया था you are the guardians of ideological frontier. So they are in such a mess. आप पाकिस्तान मिलिट्री को सिविलियन कंट्रोल में ले आए, ये सब बंद हो जाएगा। अब उस दिन जो मीटिंग हुई, it was not Shehbaz Sharif chairing it. Shehbaz Sharif was attending a meeting being chaired by General Asim Munir, पीछे से। So therefore, they have to fix their democracy, they have to fix their politics. जब वो नहीं होता है और ये सब चीज़ें हो ही जा रही हैं, अब ये परेशान है, पॉलिटिक्स फ्लो नहीं कर रही है, आपके जो प्रोविंसेस हैं वो आपके हाथ से निकल रहे हैं, पाकिस्तान बिखर रहा है। अब क्या डिस्ट्रैक्शन, इन ख्याल एक ही है बस, वो तो कश्मीर शुरू कर दो। ये जो आपने किया है कश्मीरियों के हक में किया है, ये जो हुआ है इनके सारे, यू हिट देयर लाइवलीहुड्स, यू हिट द इकोनॉमी। बिल्कुल दानिशमंदी नहीं है, एंड टू यूज उर्दू, विवेक, wisdom, they just lack wisdom. You will have this, and sometimes this lack of wisdom has to be hit. And as I said, there will be problems in this. So it's not that we have a perfect strategy, like Mike Tyson का कहना है कि everybody has a strategy till he's punched in the face. So no strategy, but I think we have to respond, and I'm saying it in a very responsible manner. Right. कि इनको, otherwise, what are these $90 billion in defense for? And I think the Prime Minister has said something. When he says the end of the earth, he means the same thing. Right. When he says unimaginative consequences, I'm quite convinced that a kinetic action is on the cards. The Raksha Mantri has said much the same thing. When he said पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे कौन है? सर, आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि दी मिलिट्री regime in Pakistan, let's say, वो कहीं ना कहीं वहाँ की पॉलिटिक्स को इन अ वे रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दैट, एंड व्हाई आर, लेट्स से,
जो वेस्ट इंडिया में आके इतना लेट्स से दिस सॉर्ट ऑफ द posturing एंड लेक्चरिंग जो होती है डेमोक्रेसी को लेके कि इंडियन डेमोक्रेसी स्लिपिंग या लेट्स से मिलिट्री रीन्स सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, तो इसका सोल्यूशन क्या है एंड व्हाट्स द वे आउट ऑफ दिस? So let's see in terms of democratic principles जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं उसके नज़रिए से देखते हैं. So let's see what are the theories of civil military control or Right. relationships. राइट. My understanding, what we've been taught is, it is like this. It says, in a democracy, the political principle, उसके सिलसिले में बात हो रही है, the civilian has a right to be wrong. The civilian is right even when he is wrong. That is the overriding principle. You salute and obey. Otherwise, प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता है. उसके बाद it doesn't mean that the military is not consulted, it doesn't have a voice. ये बात नहीं है कि उसकी आवाज़ नहीं है. वहाँ उल्टा है. That we will decide what is right, what is wrong. तो आप हर बार करते हैं, कभी खूब करते हैं, कभी पर्दे के पीछे से करते हैं. But you take these two systems. इस सिस्टम के बनस्पत आज भारत की इकोनॉमी क्या है, उनकी इकोनॉमी क्या है, तो आप पहुँचे कहाँ हैं? The purpose of the military is not to retain power. It is to protect your frontiers so that the nation grows. Right. The purpose of national security is economic prosperity. Secure Amrit Kal, not because so that the military grows, but the nation grows. Right. वहाँ military has grown, nation has stunted. Right. So it is obvious. I'm sure their wiser people understand this. But वो अब इस जकड़ में है. It is a limited ecosystem of the incompetent few, strategically obtuse, less than wise. आप नतीजे देखिए क्या है ना. And here, Indian generals may have less money and power, but they have more respect. So you have to make a choice. So if you ask me, when I look back 40 years, we have been wiser. Right. हमने ज़्यादा विवेक दिखाया इस मामले में. उनके पास अभी भी मौका है. In fact, their principal problem is this: the West should persuade the Pak military to submit to political control. आप वेस्ट में सबसे ज़्यादा बात करते हैं प्रजातंत्र. Right. And these problems will go, or they will get mitigated to a large extent. So then in that case कि अगर let's say वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है, right, is there a strategic angle to this कि जब तक पाक as a country, which borders both in a way majorly with India and then also is a gateway to the Middle East and then also has access to, and I think has also become a gateway for China to access the Middle East area in general. Is West using Pak strategically to ensure कि military का involvement ज़्यादा रहे वहाँ पर? मतलब उनकी discretion से ही ये चीज़ हो रही है. Even when the West thought it was using Pakistan, what did the West realize? General Mark Milley वगैरह क्या statement थे? Pakistan was double crossing both. West के साथ भी, तालिबान के साथ भी. So भाई, they cannot be trusted. Is India not a more trusted partner today? And at least in the US calculus, Pakistan has stopped mattering at all. Right. China, of course, has an interest in Pakistan. But even China's position on terror is nuanced. China doesn't back terror. It cannot afford to back terror. जो दूसरी बात आपने कही, देखिए, largely the diplomatic space is in our favor. Right. आप देखिए USA, Israel, Russia, Right. कुछ hedge करेंगे, but कोई हमको रोकेगा नहीं. But कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा. We have to be autonomous. किसी भी सिचुएशन में अगर कल को चीन के साथ कुछ होता है, you think Americans will shed blood and treasure? Let's have no illusions. Right. बिल्कुल नहीं. But if we act autonomously, many will go with us. अच्छा, आप देखिए, not that I'm saying we are Israel, but आप इजराइल को ले लें. उनके साथ कोई था, उन्होंने हमास को ठीक किया, हिजबुल्लाह को ठीक किया, सीरिया को संभाला, यमन को संभाल रहे हैं. तो हम क्या पाकिस्तान को भी नहीं संभाल सकते? So you can keep creating these fears. There are endless. कि अब वो हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है. आप कुछ करें तो, जब हम करेंगे देखिएगा दुनिया आपके साथ आएगी. In 1971, we were reasonably diplomatically isolated. भाई
अमेरिका हमारे खिलाफ था, 7th फ्लीट, राइट. येट वी एक्टेड, और जब हमारी जीत हुई सब हमारे साथ आ गए. सो ये पावर मैटर्स, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये एक समय है वेयर द वर्ल्ड इज वाचिंग, इट इज फॉर द इंडियन स्टेट टू एक्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग कल कर दो, पल कर दो, यू टेक अ कूल जियो स्ट्रेटेजिक कॉल, बट करना जरूरी है. करना कब है, करना है. और ये देखिए, आपको इकट्ठा होके ये पाकिस्तान का ये जो टेरर इकोसिस्टम है ना, इसका खात्मा करना, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, ये सारे नैरेटिव्स बिल्ड करके इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है. और ये भाई डरना बंद, वो न्यूक्लियर कर देगा, वो इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट विद अस, वो आई घुमाता है, इंटेलिजेंस फेलियर, दिस आर ऑल पाक ड्रिवन नैरेटिव्स कि भाई आप यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. देखिए यार, वहाँ पे अगर if they are sending 40-50 groups, one will get through. आप कितना भी, I am not justifying what happened, कुछ गलतियाँ हुई हैं और मेरे को पूरा पता है, वो पूरी geometry of infiltration will be traced back. कहाँ से आए, कहाँ गए, और लोग दंडित होंगे, they will be punished. But in the larger sense we must realize that unless you re-establish deterrence, जिसे मैं कह रहा हूँ, निवारण का पुनर्निर्माण, कि भाई आप करके तो दिखाओ हम क्या करते हैं, then these things will work. अगर वो नहीं होगा और 50-60, they don't pay the cost. आपने क्या करना है, जिहाद फैक्ट्री तैयार करनी है, लोगों के माइंड स्पेस पॉइजन करना है, कुछ पैसे खर्च करने हैं, बाकी कमाल तो वही कर रहे हैं. आप मजा देख रहे हैं वहाँ से बैठे. जब इनको इन द टारगेटिंग एरे, व्हेन ISI starts getting targeted, their command centers start getting targeted, हम कहते हैं यहाँ पे हम लीगल डॉसियर बनेगा. तो जब USA ने सुलेमानी को निकाला था या जवारी को निकाला था, कोई लीगल डॉसियर दिया था. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ पावर. आई एम नॉट सेइंग बी रिस्पॉन्सिबल, मेक श्योर वी नो. पाकिस्तान टेररिस्ट के नाम पता है क्या है, सुलेमान, यासिर, मूसा, नाम पता है, जल्दी ट्रेस हो जाएगा. पूरी इनको इंडिकेशंस है कहाँ से आया है. वंस यू आर श्योर, in our minds we are sure, you don't need to make legal dossiers for the international community. We have to, we have to hit. आई थिंक आपने बारामूला में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया है, इन्फेंट्री डिवीज़न को कमांड किया है अपने बारामूला में. सो ऑल्सो टेल अस कि उस एरिया या उस डोमेन या उस सेक्टर में क्या टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आते हैं, यू नो, फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस. एंड ऑल्सो गिव योर पर्सपेक्टिव कि लेट्स से पोस्ट एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो पिछले 5 साल में जो नॉर्मल सी इंड्यूस हो रही थी, जो आई थिंक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था उस एरिया का, ऑफ कोर्स दैट हैज़ बीन टारगेटेड. वन फैक्टर जो एक चेंज हुआ है वो ये है कि 2024 में वहाँ पे एक UT इलेक्शंस हुए हैं, एक लोकल गवर्नमेंट इज़ इन पावर नाउ. हाउ डू यू व्यू ऑल ऑफ दैट, यू नो, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल्स, द सिविलियंस, द लोकल UT गवर्नमेंट, लाइक गिव अस योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट. तो जैसे यू हर्ड ऑफ द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है. अब लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों तरफ, जैसे उधर पाकिस्तान की फौज है और यहाँ हमारी फौज है, इट्स आई बॉल टू आई बॉल. सो इट इज़, देयर आर प्लेसेस जहाँ लोग 25-30 मीटर के दूरी पे हैं, that close, fully armed, but over a period of time local deterrence sets in. He knows if he does something, we'll do something. There are cat and mouse games. वो कुछ करता है, हम कुछ करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है. That is what they call maintaining a defensive posture along the line of control. उसके साथ क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अब उस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक हमने फेंस लगाई है, और फेंस को टेक्नोलॉजी से लैस किया है. So things like HHTRs, HHTIs, ISR platforms, so you keep them under surveillance. Those groups, they're constantly under surveillance and fire. You try to neutralize them. And then along the infiltration avenues, जैसे LC से right till the depth, जैसे ये इलाके हैं जहाँ ये हुआ है, पहलगाम, कुपवाड़ा, इन सब जगहों में, there are what are called infiltration avenues. So they come through some routes, they keep changing them, forest के बीच में, इसके बीच में, and they come in the depth what are called reception areas. तो जो लोग OGWs होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनसे जो सहानुभूति रखते हैं, वो इनको लाते हैं, फिर किसी ढोक में डाल दिया, किसी हट में डाल दिया, and they, it takes 2 to 3 months for these terrorists to mature, right? And then they get into action, and then ultimately they get eliminated. So their life may be
6 months or less, एक आध कुछ ज़्यादा हो जाते हैं. So this it's a whole ecosystem. But अब वहाँ से इनको पनाह कौन दे रहा है? पाक आर्मी. Right. उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, मदरसे हैं, ट्रेन करते हैं, डॉक्ट्रिनेट करते हैं, फिर लॉन्च पैड्स में लाते हैं, फिर उनको निकालने में पूरी मदद करते हैं. So it's a whole professional army, Right. which is pushing terrorists into you. terrorists, Imagine this. Right. That is why we say it is proxy war. वो हम पे लड़ाई कर रहा है through this Through terror. this informal terrorist तो network. इस तरह से ये चलता है. आप देखिए in that whole thing, infiltration, you have to intercept them. It depends on your information. आपको पता लगेगा एक ग्रुप होगा, you will have forces pre-positioned, some QRTs will move, encounters होंगे. Encounters में problems ये हैं भाई, ये जाके civilian areas में छुप जाते हैं. We are conscious of Right. collaterals. So you have to exercise restraint in that manner. So it's a very complex task. But overall आप देखिए क्या हुआ. I think Indian Army has been very wise. हमने बड़ा विवेक का इस्तेमाल किया. किस सिलसिले में? We have said we will bring the violence levels down. Right. जो ये terrorists की जो life है इसको हम कम करेंगे. But we will bring violence level down. But the balm has to be political. जो इसकी ultimate solution है has to be electoral. Right. That and what we did after 2014, इनके जो OGW network था, financial links, इसको हमने बुरी तरह से इसको ख़त्म किया है. So those financial links died, and therefore the numbers went down. Infiltration After the levels, 2016. Yes, after that. But see, that doesn't rule out a periodic incident. Right. फिर कोशिश करेंगे, Right. फिर कुछ निकलेंगे. But the numbers have definitely gone down. And this is actually what worries them. जब normalcy आती है, और देखिए, look at how fair the electoral process was, क्योंकि उसके फलस्वरूप it was a non-BJP government. Right. Right. So how fair can it get? Right. So this is the difference. The army does not get into politics. It creates conditions for politics to flow. वहाँ तो उल्टा है. जो politics का flow है उसी को रोक रहा है military. Right. So who are they to preach anything to us? Of course, there are challenges. Those challenges, जो differences हैं, they will be given a political solution through governments. That is the whole system is like this. So I personally feel that Article 370 abrogation and all helped in getting violence levels down. पहले एक पूरा वो था, when the pre-Article 370, there were a whole lot of the political process itself was, many of them were tilted towards these Right. sympathizers within the government. अब वो सब न्यूट्रलाइज हुए हैं. कुछ genuine grievances भी हैं. Those genuine grievances have to be met. So it is a complicated process. और ये अटैक का मकसद ही यही था कि भाई because it was succeeding, अगर वो सफल ना हो रहा होता शायद ना होता. Because it was succeeding, this had to happen. So as I say, बात कहूँ, in handling insurgencies in the global context, I think India and its army has been the wisest. We have never used mindless violence. हमने कभी attack hectors का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कभी ये सब नहीं किया. We have fought the battle long and hard so that collaterals are not caused, violence levels are low. ये बड़ी एक cultural शक्ति चाहिए इसके लिए, professional. I personally am proud of the Indian Army in that sense. It has been the violence has been surgical, calibrated, focused. ये नहीं कि सबको उड़ा दो, ये इस टाइप का नहीं. Therefore, it has been easier to apply politics. And that is the best way. What other solution are there to insurgency? This is the best solution. In fact, अगर आप restraint की बात करें, जो भी हमको restraint का पहाड़ा पढ़ाते हैं, वो अपना restraint देख लें. We have been very restrained. Right. And therefore, the moral argument becomes stronger and stronger. I think again, I think a lot of young people today in India will feel कि we have been a little more restrained than required. Yes, they have a point. They have a point, but I am telling you the great advantages of restraint. Right. What we have done. So we have not really alienated the people ever in that manner. Now this is the challenge of a professional army. The people may disagree with me. I think this. There is value in restraint. Right. It gives you even more power to hit when you should. That point has come.
when you have that strategic time to hit, that's the cumulative restraint from the past in a way helps you. Accumulated strategic restraint empowers us even more Right. to act now when we should. Super. But restraint doesn't mean to duck acting when you should. It Exactly. is nuanced. Right, right. कि जब जरूरत पड़े तो you have to it. But then, This is where statecraft comes in. This is where political wisdom will come. See, ultimately it has to be a political decision which will take into account geopolitics, geostrategics, and all that. I think इस domain के बारे में बात नहीं होती, but would love your insights on that. जब इस type के events होते हैं, how does the conversation flow internally? Let's say if we talk from India's point of view, how does the government and the military or the army वो interface कैसे होता है, and how do the conversations flow? So as you would have seen what happened, I don't think that's any secret. So see, the military will have its plans to respond in these situations. Okay. So those plans would be presented, say, by the chiefs to the CDS. The CDS will take it to the Raksha Mantri. Raksha Mantri will take it to the CCS, where these things will be discussed. Right. There are also interaction with the opposition. Some interaction has already taken place. With all parties. Opposition will be taken into confidence. Perhaps a consensus will be built. But the ultimate call has to be that of the Prime Minister and the CCS, because they are in the know of current geostrategics, how diplomacy is playing out. So, Kutniti, Sainy Shakti, what is the right time to do anything, the political atmospherics, the Prime Minister के conversations have with heads of state, Right. that will give him a sense. So ultimately it is a political call, and one more thing I'll say, though I'm advocating very much for this, the military in our country submits to political control. So if the politician says yes, you go ahead. If they don't, you don't. That's a good system. So many times in the past we have gone in, sometimes we haven't. And sometimes you have responded to the political directive, like Kargil, where the directive was clear that you will do it, but not cross the LOC. So there are all kinds of issues. They will be debated in great detail. Statecraft, this is a decision of statecraft. Statecraft is just not the military alone. Right. There are diplomatic inputs, geostrategic, Right. geopolitical, international environment. What is the diplomatic space saying? How much of, shall we say, the international community is on our side? Timing, सब कुछ देख के. Do the payoffs of acting exceed the costs of not acting? इन सब चीज़ों का है. So it's not that every time you have to take a decision to go and product. Sometimes you wait, strategic patience, sometimes you stoop to conquer. There are all kinds of complicated issues. That is what statecraft is. Very interesting. And I think in our case, the politico-military interface is adequate. I mean, Exactly. 71 is a good example when Sam Manekshaw told Indira Gandhi that no, 6 months. We need to defer, right? It's a consequence of all these issues, and people in the know, they are wise men, they will take these decisions. Super interesting. यहाँ से एक बार डिस्कशन को हम थोड़ा सा ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पे आई थिंक लेट्स टेक इट.